हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का ये पार्ट 2 देखेंगे। सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये 500 की सीरीज है आपके लिटरेरी टर्म की। और हमने कर लिया था ना लिटरेरी टर्म, उसके फिगर ऑफ लिटरेरी टर्म के नाम कितना हमने फैक्ट कर लिया है ना, मैंने कराया भी अभी जल्दी। उसके फैक्ट्स हो चुके थे। तो अब ये जो सीरीज चल रही है ये 500 की सीरीज चल रही है, जिसमें से इसका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, आज ये इसका पार्ट 2 है। सो स्टार्ट करते हैं। और एवरी पार्ट में हम कितने क्वेश्चन को कवर करते हैं? 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं। और ये आपका ना क्वेश्चन के थ्रू, मतलब इसमें प्रैक्टिस है, ठीक है। फैक्ट को हमने देख लिया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करने से पहले मेरी लिटरेरी टर्म की एक वीडियो है, आई थिंक वो एक महीना हो गया होगा, 1 मंथ कंप्लीट हो गया होगा उसको डाले हुए। उसमें मैंने सारे फैक्ट्स को कवर कर दिया है, ठीक है। लिटरेरी टर्म का ही है, अब चैनल पे जाके विजिट करिएगा और प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है, लिटरेरी टर्म करके। तो वो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आके आप ये 500 सीरीज को कवर करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी टर्म, जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, सब इसमें आपको मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल पे पहली बार अगर चैनल को विज़िट कर रहे हो, ठीक है, क्लासेस को मतलब क्लास को वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि LT TGT सबकी क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। और LT की तो पूरी थ्योरी क्लास आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी क्लास मिल रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लास्ट वाली वीडियो में हमने 50 कवर कर लिया था, आज 51 से देखेंगे। तो आप फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक आर एज इज। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ठीक है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो लाइक और एज का यूज़ करके दो अलग अलग चीज़ों के बीच तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। और कंपैरिजन कैसे करता है? लाइक और एज लगा के। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? सिमिली। वेरी इजी है। और मेटाफर जो है, मेटाफर आप जानते ही हो, इसमें भी कंपैरिजन, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होती है, बट लाइक और एज लगा के नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। तो ये हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई नॉन लिविंग चीज़ हो गया, ठीक है, कोई नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग एज ए लिविंग उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, ठीक है, मानवीकरण दे दिया जाता है। एपिस्ट्रॉफी जिसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये बताना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका सिमिली करेक्ट हो जाएगा। मेटाफर मैंने बताया, इसमें सीधे कह दिया जाता है, तुलना तो की जाती है, इसमें भी तुलना होती है, लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। सीधे कह दिया जाता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ है, जैसे वह शेर है। और सिमिली में क्या होता है? सिमिली में बोला जाता है कि वह शेर की तरह है, लाइक लगा दिया जाता है। और मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि वह शेर ही है। और पर्सोनिफिकेशन जो में क्या होता है कि बेजान चीज़ों या फिर जानवर को इंसानी गुण दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा हवा गा रही है ना, विंड इज सिंगिंग। तो विंड तो भाई नॉन लिविंग चीज़ है, उसको इंसानी गुण दिया जाता है। और एपिस्ट्रॉफी किसी डायरेक्ट पर्सन को, मतलब किसी एब्सेंट पर्सन को, किसी डेड पर्सन को या किसी थॉट को सीधे एड्रेस किया जाता है। जैसे ओ डेथ, ठीक है, जैसे हे डेथ तुम कहाँ हो, इस तरह। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया। एक पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच विच एन एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट। कोई नॉन लिविंग चीज़ को, जानवर को या किसी नॉन लिविंग चीज़ को, किसी बेजान चीज़ को क्या किया जाता है? ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया जाता है, यानी कि इंसानी गुण दिया जाता है। वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। द पेन इज़ माइटियर देन द शोड इज़ एन एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? सैनिकडॉकी, मेटोनमी, लाइटोटस, ज़ेगुमा। ठीक है, लिटोटस, मेटोनमी, सैनिकडॉकी या ज़ेगुमा। ठीक है, मतलब पेन इज़ माइटर दैन द शोर्ड, मतलब कलम जो है ना, जो पेन है ना, वो शोर्ड यानी कि तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपकी मेटोनमी हो जाएगा। ठीक है, मेटोनमी क्या होता है? जब हम किसी चीज़ का नाम लेने के बजाय उससे जुड़ी हुई किसी दूसरी चीज़ का नाम लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड रहता है, ठीक है।
ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे पेन, पेन है तो पेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पेन का मतलब राइटिंग या थॉट की शक्ति। पेन का मतलब क्या हो गया, राइटिंग या फिर थॉट की पावर, ठीक है, पावर। और यहाँ पे शोर्ड है, शोर्ड मतलब क्या होता है, तलवार। तो तलवार मतलब क्या होता है, युद्ध। तलवार कहाँ यूज़ होता है, युद्ध में ही होता है। तो वॉर, ठीक है, तलवार कहाँ यूज़ होता है, वॉर में होता है। या कोई शारीरिक जो फिजिकल पावर कोई होती है उसे ही कहा जाता है ना, फिजिकल पावर, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल पावर या वॉर ना बोल के डायरेक्ट शोर्ड बोल दिया जाए, राइटिंग या थॉट ना बोल के पेन बोल दिया जाए, उससे रिलेटेड चीज़ें बोल दिया जाए, तो वो मेटोनिमी है। तो हम क्या करते हैं, सीधे थॉट की पावर या किसी फिजिकल पावर की तुलना करने के बजाय उससे रिलेटेड चीज़ बोल देते हैं, वही होता है मेटोनिमी। सेनेक्डोकी क्या होता है, सेनेक्डोकी में किसी पार्ट से, किसी पार्ट के होल या किसी होल से पार्ट का बोध कराया जाता है। जैसे व्हील्स, मैंने कहा व्हील्स, ठीक है, व्हील्स मीन्स क्या होता है, पहिया, है ना। अब व्हील्स कहकर मैंने क्या कह दिया, पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी का मतलब निकालना। सिर्फ व्हील्स यानी कि व्हील्स, व्हील्स मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्ट बोला है, किसका, कार का। अब यहाँ पे सिर्फ पार्ट बोला है कार का, लेकिन ये पूरी कार आ गई, यानी कि पूरी गाड़ी आ गई। या फिर कार बोल दो तो ये एक पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, सेनेक्डोकी में यही होता है कि किसी हिस्से से पूरे का या किसी पूरे से हिस्से का बोध होता है। लिटोटस क्या होता है, इसमें किसी बात को अफर्मेटिव रूप से यानी कि पॉजिटिव रूप से कहने के लिए उसके उल्टे या निगेशन का यूज़ करना। मतलब कोई अफर्मेटिव, कोई पॉजिटिव बात हो, उसको ना निगेशन के थ्रू कहना। जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर, नॉट लगा दिया, ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर मतलब वह बुरा सिंगर नहीं है, मीन्स ही इज़ अ गुड सिंगर, यही तो हुआ। तो ये लिटोटस है। मुझे बोलना था कि वो एक अच्छा सिंगर है, लेकिन मैंने उसको निगेशन के थ्रू बोला कि ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर, सॉरी गुड नहीं, ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वह अच्छा सिंगर, वह बुरा सिंगर नहीं है। तो बुरा सिंगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ अ गुड सिंगर, वो अच्छा सिंगर है ना। तो मैं ये ना बोल के ही इज़ अ गुड सिंगर ना बोल के, मतलब उसी पॉजिटिव चीज़ को मुझे बोलना था, लेकिन ये ना बोल के मैं निगेशन के थ्रू बोल रही हूँ। ये होता है लिटोटस का काम होता है। जेगुमा क्या होता है, जेगुमा एक शब्द है, एक वर्ड, अक्सर वर्ब याद रखना है। जेगुमा जो होता है ना, ये वर्ब मतलब दो अलग अलग नाउन के साथ इस तरह जुड़ता है जेगुमा। यानी कि जेगुमा में एक शब्द होता है, या उसको आप वर्ब समझ लो, एक वर्ब होता है तो जो अलग अलग नाउन के साथ इस तरह रिलेटेड होता है कि दोनों के लिए उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने कहा उसने अपना कोट और अपना आपा खो दिया, मतलब कोट को भी खो दिया और अपना आपा भी खो दिया। तो वहाँ पे जो खोना वर्ड होगा ना, ये जो खोना वर्ड है, ये दो नाउन के लिए आया है। एक तो कोट के लिए, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, ये कोट के लिए आया है, और एक किसके लिए आया है, आपा के लिए आया है। आपा मतलब अपना गुस्सा खो देना। तो ये दोनों के लिए यही वर्ब आया। तो एक वर्ब दो नाउन के लिए आना और दोनों को जगह पे अलग अलग मीनिंग निकालना, ठीक है। तो ये होता है आपका जेगुमा। अगर मैं चारों ऑप्शन समझाते चलूँ ना तो फिर हम कर चुके 50 क्वेश्चंस। मैंने कितनी बार ये सब समझाया, इसी वजह से मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि मैं आपको समझा दूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझा के फिर आंसर बता के हम आगे बढ़ लें, क्योंकि कितनी बार ही मैंने इसको समझाया है, ठीक है। अगर आपको समझना है ना तो आप वो लिटरेरी टर्म्स वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे से समझाया है। ये प्रैक्टिस है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी समझाने के लिए। और आप में से किसी ने कहा था कि चारों ऑप्शन को समझाओ, अगर देख लो अब अगर मैं चारों ऑप्शन समझाती हूँ तो इसी तरह होगा, वीडियो लेंदी होगी, हम 50 क्वेश्चन हमें करना रहता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट अ होल, ऑल हैंड्स आर टेक। देखिए यहाँ पे वही चीज़ हुआ, ठीक है, वही चीज़ पूछ रहा है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी चीज़ के पार्ट का नाम लेकर पूरी चीज़ का मतलब बताया जाता है। सिर्फ पार्ट का नाम ले लो तो पूरा चीज़ का मतलब हो जाता है, पूरा नाम लो तो पार्ट से मतलब हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए, ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहाँ पे हैंड्स आया है ना, एक पार्ट आया है। हैंड्स क्या होता है, हैंड क्या है,
ये एक बॉडी का पार्ट ही तो है। ये जो हैंड है ना, ये बॉडी का पार्ट है। अब इस हैंड का मतलब पूरी बॉडी, यही तो हुआ। यही तो सैनिक डॉकी करता है, जिसमें किसी चीज़ के पार्ट के नाम से लेकर पूरी चीज़ का यानी कि पूरी बॉडी का मतलब बताया जाता है। तो ऑल हैंड्स आर डेक, यहाँ पे हैंड मतलब हाथ है, हाथ का मतलब बॉडी। अब बॉडी का मतलब किसी की बॉडी होगी तो कोई तो होगा, चाहे वो सेलर्स हो गया, चाहे वो कर्मचारी हो गए, चाहे वर्कर्स हो गए, कोई तो होगा। ये बॉडी मतलब कोई पर्सन। अब कोई पर्सन, अब वो पर्सन चाहे सैनिक हो गया, सेलर्स हो गए, चाहे आपके वर्कर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है एक पार्ट्स को लेके, तो यहाँ पे सैनिक डॉकी हो गया, ठीक है। जहाँ पार्ट पूरे को दर्शाता है, ये जो हैंड है ना, ये पूरे को दर्शा रहा है, मीन्स बॉडी मतलब किसी पर्सन को दर्शा रहा है, किसी पर्सन, कोई सेलर्स या वर्कर्स को दर्शा रहा है ये हैंड। समझ में आया? हाथ पूरे व्यक्ति या उसको दर्शाता है, ये पूरे भाग को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा भारत मैच जीत गया, तो यहाँ पे भारत मैच, जो भारत है यानी कि इंडिया जो है, इंडिया मैच जीत गया। अब यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया का मतलब क्या हुआ है? इंडिया थोड़ी ना जीत रहा है, इंडिया का मतलब जो इंडिया की टीम है वो जीत गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द टर्म है लिटोटस रेफर्स टू, जस्ट अभी मैंने बताया लिटोटस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अग्रॉस एग्जैजरेशन, ये तो नहीं होगा बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसमें तो नहीं है, वो तो आपका हाइपरबली में मिलेगा। डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, किसी डेड पर्सन को डायरेक्ट एड्रेस करना, देखिए ये हाइपरबली है। और डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड ये क्या है? ये आपका अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। एन आयरोनिकल अंडरस्टेटमेंट इन विच अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस, यही है आपका किसी भी अफर्मेटिव बात को नेगेशन के थ्रू कहना। अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो ये आपका पैराडॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ये मैंने समझा ही दिया था लिटोटस। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ, जैसे खाना खराब नहीं था, मीन्स खाना अच्छा था, ये हो गया। When the audience knows something that the characters in the story do not, it is called, जब ऑडियंस कुछ ऐसा जानते हैं जो कहानी के कैरेक्टर नहीं जानते, तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब जब ऑडियंस सब कुछ जानती है स्टोरी में लेकिन कैरेक्टर नहीं जानते हैं, ऐसे में कौन सी आयरनी है ये? वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सार्काज्म। तो हम देखेंगे अगर हम, ठीक है, मतलब उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जब प्ले या कहानी देखने पढ़ने वालों को ऐसी बात पता होती है जो कहानी के कैरेक्टर को नहीं पता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। जैसे कि जूलियट, रोमियो एंड जूलियट में ऑडियंस को पता रहता है कि जूलियट नहीं मरी है, लेकिन रोमियो को नहीं पता रहता कि जूलियट मरी है, तो ये होता है ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें ऑडियंस को सच्चाई पता होती है लेकिन कैरेक्टर अनजान होते हैं। इससे क्या होता है? स्ट्रेस, सस्पेंस, कॉमिक पैदा होता है, क्योंकि ऑडियंस जानते हैं कैरेक्टर जो कह रहा है या कर रहा है, लेकिन उसका असली मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, नहीं जानते, ठीक है। अच्छा, वर्बल आयरनी क्या होता है? वर्बल आयरनी मतलब वर्बल आयरनी में क्या होता है? पर्सन जो कहता है उसका मतलब ठीक उल्टा होता है, जैसे मैंने कुछ कहा, ठीक उसका उल्टा मतलब। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? सिचुएशनल आयरनी यही होती है कि हम जो उम्मीद करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आता है, वो सिचुएशनल आयरनी होगी। सार्काज्म में क्या होता है? कटाक्ष, हिंदी में बोलते हैं। तो सार्काज्म का ये ना एक वर्बल आयरनी का ही एक रूप है। सार्काज्म भी एक कठोर रूप है। वर्बल आयरनी तो समझ लो कि एक नॉर्मल है, समझ लो कि बहुत माइल्ड है। इसमें क्या होता है कि जो आप बोल रहे हो ना उसका ठीक उल्टा मतलब रहता है। और सरकाज़्म में क्या होता है? मुंह पे ही बोल दिया जाता है अक्सर ना। इसमें क्या होता है? सरकाज़्म मतलब जिसका उद्देश्य अक्सर किसी को चोट पहुंचाना या मजाक उड़ाना ही होता है। ये इसका कठोर वाला पार्ट है। इसमें ना इंसान को पता नहीं चलेगा। वर्बल आयरनी में जैसे आप किसी का मजाक बना रहे हो तो सामने वाले को ना डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे, आप ना थोड़ा घुमा के बोलोगे। सामने वाला समझदार है तो समझेगा, नहीं समझदार है तो नहीं समझेगा। लेकिन सार्काज़्म में क्या होता है? डायरेक्ट आप बोल दोगे, चाहे सामने वाला चोट पहुंचे चाहे मजाक उड़े उसका। ये होता है सार्काज़्म, ठीक है। अ शॉर्ट पॉइंटेड विटी सेइंग इज द डेफिनेशन ऑफ,
एक छोटी सी ये बहुत छोटी होती है, पॉइंटेड होती है। पॉइंटेड मतलब एकदम सटीक होती है। विटी सेइंग होती है, यानी कि मजाकिया कहावत होती है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये हो जाता है आपका एपिग्राम। क्या होता है? इसे बोलते हैं एपिग्राम। एपिग्राम ना बहुत छोटी, बुद्धिमानी से भरी और अक्सर बहुत ही व्यंग्यात्मक कमेंट या कविता होती है, बोल सकते हो। ये किसी थॉट को ना मेमोरेबल तरीके से रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्कर वाइल्ड की कही बातें, वो सारे एपिग्राम्स हैं। जैसे मैं किसी भी चीज़ का विरोध कर सकता हूँ सिवाय आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। ये क्या है? ये एक एपिग्राम है। ठीक है। बाकी एलिगरी क्या होता है? एक पूरी कहानी होती है जिसका एक हिडन मतलब एक छिपा हुआ या नैतिक या पॉलिटिकल मीनिंग होता है। एलिगरी सिंपल याद रखना है, इसमें दो स्टोरी चलती है। एक सरफेस स्टोरी चलती है जिसको आप समझते हो, एक सरफेस स्टोरी होती है और एक हिडन स्टोरी होती है। ठीक है। अब ये हिडन जो स्टोरी होती है ना, ये मॉरल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी इसका मतलब हो सकता है। पैरोडी क्या होता है? पैरोडी क्या होता है? किसी फेमस राइटिंग की मजाकिया नकल होती है, वो पैरोडी है। सटायर क्या होता है? सटायर समाज या किसी पर्सन की मतलब समाज या पर्सन की बुराइयों की आलोचना करने के लिए कॉमिक, सटायर या हाइपरबोली का यूज़ करती है। ठीक है, वो हो गया सटायर। किसी जैसे समाज की आलोचना करना हो, किसी व्यक्ति की बुराइयों की आलोचना करना हो तो उस पर लिख देना। आई स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी, इसका आंसर बताया ना। A statement that appears to be self-contradictory or absurd but express a possible truth is, इसे क्या बोलेंगे? थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है। अब एक ऐसा स्टेटमेंट जो ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, सेल्फ यानी कि आत्म विरोधाभासी हो, या थोड़ा सा कैसा लगे, बेतुका लगे। आप जब उसको पहली नज़र में ऐसे स्टेटमेंट ना, आप उसको पहली नज़र में जब देखोगे ना तो आपको कैसा लगेगा? बेतुका लगेगा, और ये अपने आप में ही क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, उसका अर्थ बहुत ध्यान से निकालोगे, तो उसके अंदर एक पॉसिबल ट्रुथ भी छुपा रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है। पैराडॉक्स एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा थॉट होता है जो पहली नज़र में आपको ना तार्किक रूप से इलॉजिकल लगेगा। क्या गया है? बकवास है ये, ऐसा कहीं होता है? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा कहीं फादर ऑफ द मैन होता है? लेकिन होता है। जब आप उसी को बहुत अंदर तक डीप जाओगे ना, बहुत डीप तब सोचोगे, तब वहाँ पे समझ में आएगा। तो ये पैराडॉक्स है, लेकिन असल में इसमें गहरा सत्य छिपा होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये शुरुआत का अंत है। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लेस इज़ मोर, कम ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन है, इसमें भी अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ऑक्सीमोरोन, दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं, जैसे ओपन सीक्रेट, स्वीट सॉरो, है ना। ये पूरे स्टेटमेंट का विरोधाभास नहीं होता, बस इसमें क्या होता है? ऑक्सीमोरोन में ना पूरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, बस इसमें दो शब्द का कॉन्ट्राडिक्ट होता है, दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ रहते हैं। एंटीथीसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? एंटीथीसिस में होता है दो ऑपोजिट थॉट्स या दो ऑपोजिट शब्दों को एक संतुलित मतलब एक बैलेंस वे में रखा जाता है। जैसे बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है, या फिर ये बोल सकते हो आप। ठीक है। तो एंटीथीसिस ये ध्यान रखना। बाकी लिटोटस मैंने समझाया ही है। अ प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट इज नोन एज, अब इसे क्या कहेंगे? अ प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि शब्दों के बेस पर खेल अक्सर कैसे होते हैं? कॉमिक प्रभाव के लिए होते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? मतलब शब्दों के साथ खेलने का क्या मतलब? जिससे मजाक पैदा हो, स्पेशली जब एक शब्द के कई मतलब हों और सेम साउंड वाले अलग अलग शब्द हों, तो उसे हम पन कहते हैं। क्या कहते हैं? पन। पन में एक ही शब्द होते हैं और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे लाई जो वर्ड है ना, इसकी भी दो मीनिंग है, एक तो झूठ बोलना, एक लेटना। तो इसी तरह यानी कि एक वर्ड है, उसके दो मीनिंग है, जिसमें एक शब्द का जैसे कोई सेंटेंस है जिसमें एक शब्द का यूज़ होगा और उस तरह किया जाता है कि उसके एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं, या ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है जिसका साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, ताकि कॉमिक पैदा हो सके। जैसे मैंने कहा इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसी का ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा इज़ लाइफ, ठीक है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है, वर्थ लिविंग क्वेश्चन मार्क।
फिर मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ऑन द लीवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कहाँ पे पन है, इसमें पन कहाँ है। यहाँ पे देखिए लीवर जो है ना, लीवर, ठीक है, लीवर जो है मतलब जीने वाला व्यक्ति भी, यहाँ पे जो लीवर है, लीवर को जानते हो ना, एक तो पार्ट का अंग है, शरीर का अंग है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिगर। एक तो हमारे पार्ट में मतलब हमारे बॉडी में जो लीवर है, उस लीवर की भी बात हो रही है यहाँ पे, उस लीवर का भी सेंस निकल रहा है। और एक लीवर का मतलब जीने वाला व्यक्ति भी है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही ये क्या है, ये पन है। एक ही वर्ड है लेकिन दो अलग अलग मीनिंग इसके निकल रहे हैं। एक लीवर जो बॉडी का पार्ट है, एक लीवर जिसमें इंसान के जीने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पन है, ये याद रखना है। बाकी मैलाप्रोपिज्म में क्या होता है, किसी शब्द की जगह गलती से उससे मिलता जुलता लेकिन गलत अर्थ वाला शब्द का यूज़ कर देना, मैलाप्रोपिज्म हो गया। और आपका स्पोनेरिज्म क्या होता है, ये किसी फ्रेज में शब्दों की शुरुआती लेटर हो गया या साउंड आपस में बदल जाती हैं, वो होता है स्पोनेरिज्म। जैसे मैंने कहा यू हैव हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर की जगह यू हैव मिस्ड माई हिस्ट्री लेक्चर बोल दो, ये स्पोनेरिज्म हो गया। इसे बोला जाएगा स्पूनरिज्म, यानी कि किसी फ्रेज में शब्दों की शुरुआती लेटर या साउंड आपस में बदल जाना। जैसे मैंने कहा यू मिस्ड, ठीक है, यू हिस्ड, ठीक है, यू हिस्ड, ये डी है, यू हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर, माई मिस्ट्री लेक्चर। अब इसको ऐसे चेंज कर दो, ऐसे अगर ये चेंज हो जाए, यू हैव, अच्छा यहाँ पे हैव होना चाहिए, यू हैव हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ यू हैव मिस्ड, हिस्ड की जगह पे मिस्ड लिख दूँ, ठीक है, मिस्ड माई हिस्ट्री लेक्चर, ओके, माई हिस्ट्री लेक्चर। तो ये हो गया स्पूनेरिज्म। यहाँ पे आप देखोगे हिस्ड की जगह पे मिस्ड आ गया है, बस यही, यानी कि अगर यू हैव हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर की जगह यू हैव मिस्ड माई हिस्ट्री लेक्चर हो जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, जैसे हिस्ड की जगह पे मिक्स्ड आ गया और यहाँ पे मिस्ट्री की जगह पे हिस्ट्री आ गया, ये चेंज हो जाना, इसे बोलते हैं स्पूनेरिज्म। ठीक है, बाकी एलिट्रेशन तो पता ही है, एलिट्रेशन क्या होता है, पास के शब्दों की शुरुआत में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होना, यानी कि रिपीटिशन होना। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड अ फेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज इज, लगातार आने वाले क्लॉजेस की शुरुआत में किसी शब्द या फ्रेज की रिपीटिशन होना, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं। जिसमें एक सेंटेंस या एक स्टैंजा या एक क्लॉज की शुरुआत में एक से अधिक वर्ड्स का दोहराया जाता है। इसका यूज अक्सर जोड़ देने के लिए या एक रिदम बनाने के लिए किया जाता है। इसे बोलते हैं एनाफोरा। शुरुआत में बार बार रिपीटिशन होती है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम आई हैव एवर, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम आई हैव एवर। ये जो रिपीट हो रहा है ना, उसे एनाफोरा बोलते हैं, जो शुरुआत में रिपीट होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ ड्रीम दैट, आई हैव अ ड्रीम दैट, आई हैव अ ड्रीम दैट, तो आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये शुरुआत में बार बार रिपीट हो रहा, तो ये एनाफोरा हो गया। एनाफोरा का जस्ट उल्टा क्या है, एपिस्ट्रॉफी है। इसी तरह लास्ट में रिपीटिशन अगर हो रही है तो उसे एपिस्ट्रॉफी कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में ये दोनों आ जाएं, एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी दोनों आ जाएं, जैसे कि कोई सेंटेंस है शुरुआत में बार बार रिपीटिशन हो रही है, बार बार रिपीटिशन हो रही है, और यहाँ पे भी लास्ट में भी बार बार वही चीज़ें रिपीटिशन हो रही है, तो इसका मतलब इसमें एनाफोरा भी है और इसमें एपिस्ट्रॉफी भी है, तब उसे क्या कहेंगे हम, उसे सिंप्लोस कहते हैं। सिंप्लोस। जब किसी भी सेंटेंस में दोनों ही रिपीटेशन आ जाए तो उसे सिंप्लोस कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। बाकी असोनेंस तो इसमें क्या होता है, असोनेंस में पास के शब्दों में सेम वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है या बीच में हो जाएगी। कॉन्सोनेंट में भी यही होता है, इसमें भी पास के शब्दों में कॉन्सोनेंट की साउंड की रिपीटिशन होती है। ज़रूरी नहीं कि ये शुरुआत में हो, कॉन्सोनेंट शुरुआत में नहीं होता, मिड में होती है इसकी रिपीटिशन या लास्ट में होती है। और असोनेंस में भी वही होता है, शुरुआत में सिर्फ एलिट्रेशन का होता है, ये ध्यान रखना आपने।
अ 4 लाइन स्टैंजा इन पोइट्री इज कॉल्ड। 4 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? देखिए कपलेट तो 4 लाइन का हो गया, टर्सेट 3 लाइन की स्टैंजा को कहा गया है, सॉरी कपलेट 2 लाइन की स्टैंजा को कहा गया है, टर्सेट 3 लाइन की स्टैंजा को कहा गया है, क्वैट्रन 4 लाइन की स्टैंजा को कहा गया है, सस्टेट 6 लाइन स्टैंजा को कहा गया है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 4 लाइन की स्टैंजा को क्या कहते हैं? तो 4 लाइन की स्टैंजा को हम क्वैट्रन कहते हैं। बाकी मैंने सब समझा दिया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, ठीक है। डांटे की द डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन। डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है वो किस स्टैंजा में लिखी गई है? ओटावा रीमा, टेर्जा रीमा, राइम रॉयल या फिर ब्लैंक वर्ड्स। तो ये डांटे की ये जो डिवाइन कॉमेडी है ना, ये किसी विशेष प्रकार की राइम स्कीम और स्टैंजा के स्ट्रक्चर में लिखी गई है, जैसे कि टेर्जा रीमा में लिखी गई है, ठीक है। टेर्जा रीमा क्या है? टेर्जा रीमा एक इटालियन ग्रुप है, इसका एक इटालियन फॉर्म है जिसमें 3 लाइनों का स्टैंजा होता है, और इसकी जो राइम है ना, इसकी जो राइमिंग स्कीम है ना, ये आपस में गुथी होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम कुछ भी हो सकता है, या तो ABBA हो सकता है, या फिर BCB हो सकता है, या फिर CDC हो सकता है, ठीक है, या फिर DED हो सकता है, इस तरह। यानी पहले स्टैंजा यानी कि पहले स्टैंजा की दूसरी लाइन और अगले स्टैंजा की पहली और तीसरी लाइन से राइम मिलती है। तो डांटे ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में इसी स्टैंजा में लिखा है। बाकी ओटावा रीमा ये 8 लाइन का होता है। ओटावा रीमा जो होता है ना, ये इसमें 8 लाइनें होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें कितनी लाइनें होती हैं ओटावा रीमा में? 8 लाइन, ठीक है। इस तरह टेर्जा रीमा में 3 लाइन है, इसमें ओटावा रीमा में 8 लाइन होती हैं, 8 लाइनों की होती है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। ABABAB ईजी है इसकी राइमिंग स्कीम। ABABAB लास्ट में आपका आ जाएगा CC, बस इतना ध्यान रखना। AAB लास्ट में CC, इस तरह याद रख सकते हो। ये ओटावा रीमा का है। राइम रॉयल ये 7 लाइन्स का है, ठीक है। जो राइम रॉयल है ये 7 लाइनों का होता है। कितने? 7 लाइन्स का। और इसकी राइमिंग स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसकी राइमिंग स्कीम AB, ठीक है, ABABAB BCC है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ABABB CC है, और इसमें बहुत ईजी है, AAB है और लास्ट में CC है। और आपका राइम रॉयल में ABABB CC है, ठीक है। बाकी ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स आपको पता ही है, जिसमें राइम नहीं होता। ये बिना राइम वाले मीटर में, मतलब इसमें राइम नहीं होता, ओनली मीटर यूज़ होता है। और मीटर आयम्बिक पेंटामीटर। आई स्ट्रैंजा ऑफ 7 10 syllable लाइन्स राइमिंग ABABB CC इज नोन एज। अभी जस्ट मैंने बताया, एक स्ट्रैंजा होती है 7 लाइन्स की होती है, 7 लाइन की, जिसमें आपको 10 syllable मिलेगा। सिलेबल कितना है इसमें? 10। और राइमिंग स्कीम ABABB CC, ठीक है। इसे बोला जाता है राइम रॉयल, ओके, ये ध्यान रखना है, राइम रॉयल। और एक चीज़ ध्यान रखना, राइम रॉयल जिसको चौसेरियन स्टैंजा भी कहा जाता है, क्योंकि चौसर ने इसको पॉपुलर बनाया था। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी स्पेंसरियन स्टैंजा, इसमें ना 9 लाइन होती है। कितनी लाइन? 9 लाइन्स होती हैं, और जिसमें से 8 लाइन ना आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, 8 लाइन। और लास्ट की जो लाइन है, यानी कि 9वीं लाइन जो है, वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, ठीक है। आयम्बिक हेक्सामीटर में वो लिखी जाती है, यानी कि आखिरी की लाइन, लास्ट लाइन जो है ना, 9वीं लाइन, ये आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, इसलिए इसे अलेक्जेंड्राइन लाइन कहा जाता है, ठीक है। अलेक्जेंड्राइन लाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ओटावा रीमा, टेर्जा रीमा हो गया है। द स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ। स्पेंसरियन स्टैंजा जो है कितने लाइन का है? जस्ट अभी मैंने बताया ऊपर, स्पेंसरियन स्टैंजा, ठीक है। अगर बात करेंगे स्पेंसरियन स्टैंजा की हम, तो ये कितने लाइन का है? जैसे बताया 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स एंड फाइनल आयम्बिक हेक्सामीटर अलेक्जेंड्राइन। तो यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। टोटल तो 9 लाइन्स है इसमें, लेकिन इसमें जो 8 लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और जो फाइनल लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसे अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ओके। और स्पेंसरियन स्टैंजा, जिसका नाम पोएट एडमंड स्पेंसर के नाम पर पड़ा, 9 लाइन का होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो राइमिंग स्कीम है ना, वो भी आपने ध्यान रखना है,
बहुत बार बताया है। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी इजी है, याद रखना है ए बी ए बी ए बी बी, ठीक है, ए बी बी सी बी डबल सी। ये स्पेंसर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है, इसको आपने याद कर लेना है चाहे जैसे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओटावा रिमा, ए बी बी सी बी डबल सी, ए बी बी सी बी डबल सी, हाँ सही है। चलो, ओटावा रिमा इज स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया इसका, ओटावा रिमा 8 लाइन की ये स्टेंजा होती है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो सिंपल है, ट्रिपल ए बी है, लास्ट में डबल सी है, बस इतना ध्यान रखना है। ट्रिपल ए बी यानी कि ट्रिपल ए बी लास्ट में डबल सी। यहाँ पे देखिए ए बी लास्ट में डबल सी, ये आपका ओटावा रिमा का है। ये देखिए ए बी डबल सी, ये राइम रॉयल का है, यानी कि चौसेरियन स्टेंजा का है। बाकी ये देखेंगे ए बी ए सी, ये है ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। अ पेयर ऑफ राइमिंग एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स फेमसली यूज बाय पॉप इज कॉल्ड, इसे बताना है, ठीक है। यानी कि एम्बिक पेंटामीटर की राइम वाली लाइनों की जो पेयर है, जिसको अलेक्जेंडर पॉप ने फेमस किया था, ठीक है, बहुत ही फेमसली इसका यूज़ किया था, वो क्या कहलाता है? बैलेड स्टेंजा, हीरोइक कपलेट, शॉर्ट कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट बताना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर पॉप ने इसको काफ़ी यूज़ किया है और जॉन ड्राइडन भी जाने जाते हैं इसके लिए, ठीक है, हीरोइक कपलेट के लिए। सॉरी, हीरोइक कपलेट इज़ करेक्ट, हीरोइक कपलेट, ठीक है, मैंने बता दिया, हीरोइक कपलेट इज़ करेक्ट, ठीक है। हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट ना आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, 2 लगातार लाइनों का, ये भी ना 2 लगातार लाइनों का जोड़ा होता है, ऐसे कपलेट। कपलेट क्या होता है? 2 लाइनों का जोड़ा होता है ना, जिसमें 2 लाइन होती है, दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं, दोनों एक दूसरे से राइम भी करती हैं, वो कपलेट हो गया। और हीरोइक कपलेट में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें ना आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ कर दिया जाता है, वो हीरोइक कपलेट हो गया, ठीक है। जिनकी आपस में राइम, इनमें भी आपस में राइम होती है, जैसे कि ये दोनों लाइन है, ए का राइम कर देगा या बी का, दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं, सी का राइम, इसलिए हीरोइक इसलिए कहा गया। अब इसे हीरोइक क्यों कहा गया? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ अक्सर एपिक्स, हीरोइक कपलेट का यूज़ अक्सर आप देखोगे सोनेट वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन हीरोइक कपलेट का यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ ना एपिक्स वगैरह में होता है। एपिक्स या कोई सीरियस पोयम है, यानी कि सीरियस सब्जेक्ट, सीरियस थीम वाली जो पोइट्री होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कोई सीरियस थीम वाली पोइट लिख रहा है, उसका जो, जैसे कोई पोएट ना क्या कर रहा है, पोइट्री लिख रहा है, उसका जो थीम है या सब्जेक्ट है वो सीरियस है, तो उसमें भी हीरोइक कपलेट का यूज़ होगा। एपिक्स वगैरह में हीरोइक कपलेट का यूज़ होता है। और अलेक्जेंडर पोप ने इस फॉर्म का ना, मतलब इस फॉर्म के ना वो माने जाते हैं, उस्ताद बोल लो, मास्टर माने जाते हैं इसके, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है न्यू क्लासिकल एज में, और इसका उन्होंने भी यूज़ किया है, जॉन ड्राइडन जाने ही जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी बैलेड स्टेंजा क्या होता है? बैलेड स्टेंजा जो है ना, ये आमतौर पर क्या होती है, 4 लाइनों की होती है, 4 लाइन की, 4 लाइन्स, ठीक है। और इसकी जो राइम है ना, इसकी राइम ध्यान रखना है ए बी सी बी, ये ध्यान रखना है, होती है। और लाइनों की लंबाई बदलती रहती है, बैलेड स्टेंजा, ये ध्यान रखना। शॉर्ट कपलेट क्या होता है? शॉर्ट कपलेट, तो शॉर्ट कपलेट में जो लाइनें होती हैं ना, वो छोटी होती हैं, यानी कि शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट लाइन होती हैं इसमें, ठीक है, लाइनें छोटी होती हैं, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं होती हैं। जो शॉर्ट कपलेट होता है, लाइनें इसमें छोटी होती हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट क्या होता है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में हर लाइन में 8 सिलेबल होते हैं, यानी कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में क्या होता है, हर लाइन में, ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इसमें जो ऑक्टोसिलेबिक में क्या होता है कि देयर आर 8 लाइन्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है कि जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होता है ना, इसमें ध्यान रखना है देयर आर 8 सिलेबल, ठीक है, 8 syllables in every line, ये ध्यान रखना है। 8 syllable को तो सही से लिखा ही नहीं,
ऑक्टोसिलेबिक कपलेट वही होता है। मैंने यहाँ पे सभी समझा दिया, आगे बढ़ते हैं हम। द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक इन पोइट्री इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? एकदम टू द पॉइंट है। जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे या कर रहे होंगे ना, तो आपको भी लग रहा होगा टू द पॉइंट है, और पढ़ पढ़ के आपके दिमाग में कितना बैठ गया होगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो पोइट्री में यहाँ पे सेंटेंस में यही पूछ रहा है कि जब पोयम में एक सेंटेंस या एक थॉट एक लाइन के लास्ट में ख़त्म ना होकर अगली लाइन में बिना किसी फुल स्टॉप के या बिना किसी कॉमा के कंटिन्यू रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिना किसी लाइन ब्रेक के लगातार वो चलता रहता है, उसे इंजैम्मेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजैम्मेंट। इंजैम्मेंट क्या होता है ना, पोइट्री में तब होता है जब एक सेंटेंस या एक फ्रेज एक लाइन के लास्ट से अगली लाइन की शुरुआत तक चलता रहता है बिना किसी ग्रामेटिकल फुल स्टॉप के। इससे पोइट्री में क्या होता है ना, एक फ्लुएंसी और एक मूवमेंट आती है। राइटर क्या करेगा ना, जैसे राइटर ना अपनी बात लिखने के लिए क्या करेगा, अगर उसकी बात एक लाइन में कंप्लीट नहीं हुई तो वो बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप लगाए दूसरी लाइन में भी वही बात जारी रखेगा, और जब तक उसकी बात दूसरी लाइन में भी कंप्लीट नहीं, वो तीसरी लाइन में भी जारी रखेगा, चौथी लाइन में जहाँ पे उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी वो वहीं पर फुल स्टॉप कर देगा। तो ये लगातार चल रही है बिना फुल स्टॉप की लाइनें, बिना कॉमा की लाइनें लगातार, तो इसे बोलते हैं इंजैम्मेंट। ठीक है। सेजुरा क्या होता है? सेजुरा पोइट्री की, सेजुरा जो होता है ना, ये पोइट्री की एक लाइन के अंदर आने वाला फुल स्टॉप होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो पॉज होता है। ये पोइट्री के अंदर आता है, पोइट्री की एक लाइन के अंदर आने वाला एक फुल स्टॉप होता है, एक पॉज होता है, ठहराव होता है। असोनेंस मैंने बता ही दिया था। स्ट्रोफे क्या होता है? स्ट्रोफे जो होता है ना, ये पोइट्री या किसी सॉन्ग का एक पार्ट होता है, या यूँ बोलो एक स्टैंजा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इंजैम्मेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे वर्ड्स दैट लुक लाइक दे शुड राइम बट डू नॉट। मतलब हम जब देखते हैं ना कि जो वर्ड हैं एक दूसरे से राइम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो राइम नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा लव एंड मूव, हमने देखा ना इसको कि लव एंड मूव दोनों तो हम देख रहे हैं इसको तो लग रहा है दोनों राइम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं लव और मूव, लग रहा है कि दोनों राइम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये राइम नहीं करते। तो इसे क्या कहते हैं? स्लैंट राइम, आई राइम, फेमिनाइन राइम या इंटरनल राइम, ये बताएंगे इसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसे को हम क्या कहेंगे, यानी कि जिसको हम देखते हैं कि हाँ राइम है लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, मतलब इनका जो नहीं स्पेलिंग नहीं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, तो ये वास्तव में कैसे राइम करेंगे? ये राइम नहीं करते हैं। और ऐसी चीज़ों को हम कौन सा राइम कहते हैं? आई राइम। जब हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दोनों राइम कर रहे हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, लव मूव, ठीक है, इसलिए ये राइम नहीं करते हैं। स्पेलिंग भले ही एक जैसी लगती है, स्पेलिंग ऐसी होती है कि लगता है कि ये राइम कर रहे हैं। देखिए लव और मूव हमको लग रहा है ना कि ये राइम कर रहे हैं, बट जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं इसको तो लगता है राइम नहीं करते। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आई राइम। इसे ना विजुअल राइम भी कहते हैं। ठीक है, इसे विजुअल राइम भी कहते हैं। इसे आई राइम, विजुअल राइम, मतलब शब्द ऐसा विजुअल राइम या आई राइम यही होता है कि वर्ड्स देखने में राइम वाले लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग लास्ट में सेम होती है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है। जैसे लव, मूव, कफ, बग, जैसे मैंने कहा कफ, BOUGH, अब लग रहा है ना दोनों राइम कर रहे हैं लेकिन है नहीं राइम। जैसे फूड, ब्लड, फूड ब्लड, लग रहा है राइम कर रहे हैं लेकिन है नहीं। स्लैंट राइम क्या होता है? स्लैंट राइम को ना आप नियर राइम भी बोल सकते हो। कौन सा राइम? नियर राइम। ओके, नियर राइम भी बोल सकते हो। ये क्या होता है ना, स्लैंट राइम में वर्ड्स का जो साउंड है वो थोड़ी मिलती जुलती रहती है पर पूरी तरह से समान नहीं होती। जैसे मैंने कहा शेप एंड कीप, ठीक है, ये स्लैंट राइम है जिसको तिरछी राइम भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है ना, इसमें शब्दों का जो साउंड है वो थोड़ा मिलता जुलता है। शेप कीप, पी का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा मिलजुल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सेम नहीं होते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्लैंट राइम कहते हैं। ठीक है। फेमिनिन राइम क्या होता है? फेमिनिन राइम जो होता है ना, ये 2 सिलेबल्स की राइम होती है जिसमें आखिरी सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता है। तो फेमिनिन राइम याद रखना है,
इसमें क्या होता है ना, 2 सिलेबल्स की राइम होती है और इसमें जो ये ख़त्म किस पे होता है, तो अनस्ट्रेस पे ख़त्म होता है। ठीक है, अनस्ट्रेस यानी कि जिसमें आखिरी जो सिलेबल पर जोर नहीं होता है। इसमें टू ये ध्यान रखना है, 2 सिलेबल, ठीक है, 2 सिलेबल की ये राइम होती है और इसकी जो लास्ट वाली सिलेबल है ना वो अनस्ट्रेस पे एंड होता है। और इंटरनल राइम, अच्छा ये फेमिनिन राइम तो समझ में आ गया, उसी तरह मस्कुलिन राइम भी है, उसमें भी 2 सिलेबल होते हैं लेकिन लास्ट में 2 सिलेबल की राइम होती है, लेकिन लास्ट वाले जो सिलेबल होता है ना उस पर स्ट्रेस पड़ता है मस्कुलिन वाले पे, और फेमिनाइन वाले पे अनस्ट्रेस पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। इंटरनल राइम क्या होता है, ये एक ही लाइन के अंदर आने वाली राइम होती है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आपको राइम देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा इसमें एक ही लाइन आती है, भी एग्जांपल याद नहीं आ रहे इंटरनल लाइन के। जैसे इसमें क्या होता है, एक ही लाइन रहेगी और उसमें ना आपको ना 2 वर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मैंने आंसर बता दिया ना। अ राइम ऑन 2 syllables इन विच द लास्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस, जैसे कि मोशन एंड ओशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक ऐसी राइम जिसमें 2 सिलेबल होते हैं और इसमें जो लास्ट सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस पे ख़त्म होता है, लाइक मोशन, ओशन। अब यहाँ पे देखो मोशन, एक ये स्ट्रेस, ये सिलेबल हो गया, एक ये हो गया। शन पे कहीं हो रहा है, शन पे आप देख रहे हो ना कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, यानी कि अनस्ट्रेस पे ख़त्म हो रहा है। ओशन इसी पे स्ट्रेस हो रहा शुरुआत वाले में, लेकिन शन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये होता है आपका क्या होता है, फेमिनिन राइम। मैस्कुलिन राइम में भी 2 सिलेबल होते हैं, ये भी एक ऐसी राइम है ना इसमें भी 2 सिलेबल होते हैं, लेकिन इसका जो लास्ट सिलेबल होता है ना वो कैसा होता है, स्ट्रेस होता है। इसका अनस्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस होता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ओके, जैसे मैंने कहा हेवन, सेवन, डॉटर, वाटर, ये सारे मैस्कुलिन राइम में भी होता है ये, लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल पे ख़त्म होता है। जैसे मैंने कहा कैट, जैसे मैंने कहा कैट, हैट, कैट, कै आप बोल रहे हो तो जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन टे, एट पे आपको जोर लगाना पड़ा, यानी कि स्ट्रेस पे ख़त्म हो रहा है। हैट इसी पे जोर लग रहा है, इसी पे जोर लग रहा है। रिलीज, री तो तुरंत बोल दिया, रिलीज, लीज पे ज़्यादा पड़ रहा है। डिक्रीज, डी तो तुरंत बोल दिया, क्रीज पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मस्कुलिन राइम हो गया। मस्कुलिन राइम पे ख़त्म कब होता है, लास्ट सिलेबल, स्ट्रेस पे, फेमिनाइन, अनस्ट्रेस, ये ध्यान रखना है। ट्रिपल राइम क्या होता है, ट्रिपल राइम में ना 3 सिलेबल्स की राइम होती है। इसमें ना ये जो राइम है ना ट्रिपल राइम, इसमें 3 सिलेबल होते हैं। ट्रिपल से 3 याद रखना है, इसमें 3 सिलेबल होते हैं, ठीक है, और जिसमें लास्ट के दोनों पर जोर नहीं होता है। जैसे इसमें ट्रिपल राइम में क्या होता है, 3 सिलेबल होते हैं और लास्ट के जो दोनों है ना उस पर स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, BEAU, ये पहला हो गया, फिर मैंने कहा TI, ये दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया फुल। तो लास्ट का जो दोनों ये है ना टी फुल, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। अगर मैं बोल रही हूँ ना ब्यूटीफुल, यानी कि इसी पे हो रहा है स्ट्रेस, तो ये हो गया ट्रिपल राइम, ठीक है, ध्यान रखना। स्लैंट राइम, अभी मैंने बताया स्लैंट राइम क्या होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर अलोन आर अनहेडेड स्पीक्स हिज आर हर थॉट्स अलाउड इज। इसी तरह अगर मैं पूरा समझाती रही तो हम कर ही नहीं पाएंगे 50 क्वेश्चन, अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोग मुझे बताना प्लीज़, कंफ्यूज मत करना कि आप 4 ऑप्शन समझाऊं या फिर जो है उसी को समझा के आगे बढ़ जाएं हम, ये आप लोग ज़रूर बताना प्लीज़, क्योंकि आप ही लोग ने कहा है कि 4 ऑप्शन समझाओ, और समझाने के चक्कर पे अभी तक हमने 20 क्वेश्चन ही किया है, अभी मतलब 30 क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बताना ज़रूर। हाँ, अगर आप लोग का है कि हाँ पूरा ऑप्शन मैम कराइए, जाने दीजिए, 50 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे तो करेंगे, चाहे कितनी भी लेंदी वीडियो हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये ज़रूर बताना प्लीज़। आई स्पीच इन अ प्ले विच अ कैरेक्टर अलोन आर अनहिडेड स्पीक हिज आर थॉट्स अलाउड। थॉट्स अलाउड यानी कि अपनी सोच, अपने थॉट, अपने विचार को वो जोर जोर से बोलता है, उसे क्या कहेंगे। जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है, या मान लो कि वो अकेला है और वो अपने मन की बातें, अपने थॉट को जोर जोर बोलता है, तो उसे हम सॉलिलोक्वी कहते हैं। बहुत इजी है, कितनी बार ही पढ़ा है ना।
जैसे टू बी और नॉट टू बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग भी एक लॉन्ग स्पीच होती है जो एक कैरेक्टर द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर स्टेज पर मौजूद अन्य कैरेक्टर को एड्रेस करता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है लेकिन इसमें होता है। असाइड क्या होता है? साइड में एक छोटी सी कमेंट होती है जो सीधे मतलब जो एक कैरेक्टर सीधे ऑडियंस को कहता है और माना जाता है कि स्टेज पर बाकी जो कैरेक्टर हैं वो उसे सुन नहीं पाते। कोरस क्या होता है? कोरस ना एंशियंट ग्रीक प्लेज में एक्टर का एक ग्रुप होता था जो घटनाओं पर टिप्पणी करता था, और बाद के प्लेज में ये एक अकेला कैरेक्टर या प्रीफेस या फिर एपिलॉग रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, ऐसे ही समझते हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। रिमार्क मेड बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले दैट इज इंटेंडेड टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस बट नॉट बाय अदर कैरेक्टर्स इज जस्ट अभी मैंने बताया है कि पूछा जा रहा है कि प्ले में जब कोई कैरेक्टर कुछ ऐसा बोलता है जो सिर्फ ऑडियंस को ही सुनाई देता है, स्टेज पर मौजूद दो दूसरे कैरेक्टर होते हैं उनको नहीं सुनाई देता, तो उसे हम क्या कहते हैं? असाइड। उसे क्या कहते हैं? हम असाइड कहते हैं। काफ़ी इजी है, असाइड है। ठीक है, बाकी इसमें से हमने सब पढ़ा है। असाइड क्या होता है? सिंपल याद रखना है। असाइड एक छोटा सा कमेंट होता है या यूँ बोले छोटा सा सेंटेंस होता है जिसे कैरेक्टर धीरे से या सीधे ऑडियंस की ओर मुड़कर बोलता है, और ये माना जाता है कि स्टेज पर बाकी जो कैरेक्टर हैं वो इसे सुन नहीं सकते। इसका यूज ना कैरेक्टर के असली थॉट्स, इमोशंस, प्लान्स को ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई विलन हीरो से मीठी बातें कर रहा है लेकिन फिर ऑडियंस की ओर मुड़कर फुसफुसाता है, मूर्ख तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। हीरो से बात कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है, लेकिन ऑडियंस की तरफ मुड़कर धीरे से कहता है मूर्ख तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, लेकिन हीरो नहीं सुन रहा है। ये होता है आपका असाइड। ठीक है, बाकी इसमें हम सब पढ़ चुके हैं। एपिस्ट्रॉफी, सोलिलोक्वी, मोनोलॉग। नेक्स्ट पे आएंगे। द ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इन ग्रीक ड्रामा हु कॉमेंट ऑन द एक्शन वर नोन एज द। इसे क्या कहेंगे? ठीक है, ग्रीक प्ले में जो परफॉर्मर्स का ग्रुप होता है, जो घटनाक्रम यानी कि कोई घटना है प्ले में उस पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जस्ट अभी मैंने बताया इसको भी। यानी कि एंशियन ग्रीक प्लेज में जो कलाकार होते थे, जो एक्टर होते थे, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? जो प्ले की कहानी पर अपनी राय या कमेंट देते थे, उसे बोलते हैं हम कोरस। कोरस क्या होता है? ये एंशियन ग्रीक प्लेस का, ठीक है, कोरस क्या होता है? ये एंशियन ग्रीक प्लेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कोरस होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं। ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स या ग्रुप ऑफ डांसर्स का एक ग्रुप होता है जो मेन कहानी के बीच में आकर, जब कोई प्ले चलता है ना तो प्ले के बीच में आकर ये लोग क्या करते हैं? घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं, जो भी इवेंट्स चलते रहते हैं, और सबको ना एक मॉरल सबक बताते हैं, मतलब मॉरल लेसन देते हैं। तो बैकग्राउंड की जानकारी देने का भी काम इन्हीं का रहता है कि आगे क्या होने वाला है, या प्ले में युद्ध दिखाया जा रहा है तो युद्ध हो चुका है, युद्ध होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। यानी कि युद्ध नहीं दिखाया जाता स्टेज पर, यही लोग आके बताते हैं कि हाँ युद्ध हो चुका है फला फला के बीच में, और ऑडियंस के इमोशन को भी दिखाते हैं। तो ये अक्सर प्ले के क्या होते हैं? एक ना क्या बोल सकते हैं? हेल्पर का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? ये प्ले का मेन कैरेक्टर होता है। आप हीरो बोल लो। एंटागोनिस्ट विलन होता है, और एक्टर्स जानते ही हो। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ टाइप ऑफ प्ले दैट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक प्रकार का प्ले है जो क्या? कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस तरह का प्ले है, इसकी खासियत क्या है? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ना, ये एक प्रकार का कॉमिक प्ले है जो अक्सर क्या होता है, इसमें अक्सर क्या दिखाया जाता है? अपर क्लास लोगों की सामाजिक व्यवहार को दिखाया जाता है। यानी कि अपर क्लास लोग मतलब जो अमीर लोग हैं ना, उनके सामाजिक व्यवहार को दिखाया जाता है, उनके फैशन को दिखाया जाता है, उनके बातचीत के तरीके, उनके बनावटी रीति रिवाज का मजाक उड़ाया जाता है इस प्ले में। ठीक है, इसमें जो बुद्धिमान डायलॉग्स हैं, इसमें ना बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत बुद्धिमान डायलॉग होते हैं, चतुराई भरी बातें होती हैं, सामाजिक पाखंड पर व्यंग किया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि वो बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही है, मैंने पढ़ाया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी। एक मिनट, हाँ यही तो करेक्ट है, ये सही है। जैसे ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये सारे भी। रिलीजन, स्लैपस्टिक एंड फिजिकल ह्यूमर, ये फार्स है। ठीक है, ये फार्स की विशेषता है। ओके,
बाकी हैज़ अ सैड एंडिंग बट इज स्टिल कंसिडर्ड कॉमेडी, मतलब हैज़ अ सैड एंडिंग बट इज स्टिल कंसिडर्ड कॉमेडी। तो इसमें क्या है, मतलब सैड एंडिंग वाली कॉमेडी, इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। पेस्टोरल, इसकी सेटिंग रूरल है, पेस्टोरल इन्वायरमेंट है, तो ये तो पता ही है। नेक्स्ट पे आएंगे। अब फार्स इज कैरेक्टराइज बाय, फार्स जैसा अभी मैंने बताया फार्स क्या होता है, ठीक है। फार्स होता क्या है, तो फार्स भी एक प्रकार की कॉमेडी ही है। फार्स भी क्या है, एक प्रकार की कॉमेडी है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य केवल हंसाना होता है फार्स का। जैसे कपिल शर्मा शो का, उसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ हंसाना, तो वही है फार्स। इसमें अक्सर क्या होता है, इनक्रेडिबल और बेतुकी सिचुएशन, जैसे कि गलतफहमियाँ, तेज मूवमेंट, दरवाज़ों से अंदर बाहर भागना, शारीरिक यानी कि फिजिकल, जो मैंने भी बताया फिजिकल स्लैपस्टिक वगैरह, यानी कि फिजिकल कॉमिक यानी कि स्लैपस्टिक शामिल होता है। इसके कैरेक्टर अक्सर बहुत ही सरल होते हैं और एग्जैजरेटेड होते हैं, यानी कि जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करेंगे, कुछ भी अपने आप को बना लेंगे, जैसे कपिल शर्मा शो, ताकि ऑडियंस को क्या दिखाना, हंसाना है, और कहानी ना रियलिस्टिक होने के बजाय कॉमिक होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। A mask was a form of festive courtly entertainment that flourished in 16th and 17th century Europe which involved। तो जो मास्क है ना, मास्क को हम हिंदी में नकाबपोश तमाशा बोलते हैं, ये भी एक खेल ही है। ये ना 16 और 17 सेंचुरी के यूरोप में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये कोर्ट इंटरटेन का एक, मतलब कोर्ट में एक इंटरटेन का एक फॉर्म था। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, पहले हम मास्क को समझते हैं। मास्क जो है ना, ये जब 16 और 17 शताब्दी चल रहा था, स्पेशली इंग्लैंड में राजा और रानियाँ, जैसे राजा और रानियाँ और उनके जो कोर्ट होते थे, उनके जो दरबार होते थे ठीक है, राजा रानियाँ और दरबारियों के मनोरंजन के लिए एक आयोजित होने वाला एक ना भव्य प्रदर्शन था। समझ में आ रहा ना। इसमें ना क्या होता था, ये राजा रानियों के सामने किया जाता था, दरबारियों के सामने किया जाता था, एक भव्य प्रदर्शन परफॉर्मेंस किया जाता था। इसमें क्या होता था, शानदार वेशभूषा, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस करते थे उनका वेशभूषा कैसा होता था, काफ़ी शानदार होता था, और बहुत ही इलेबरेट वे में स्टेज सजाया जाता था, म्यूज़िक होता था, डांस होता था, संगीत होता था, और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन होता था। कहानी अक्सर कैसी होती थी, बहुत ही माइथोलॉजी होती थी या एलिगरी होती थी, यानी कि रूपक होती थी, और कभी कभी दरबारी खुद भी मास्क पहनकर इसमें पार्ट लेते थे। तो ये चीज़ें इसमें क्या क्या शामिल है, म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे कि मिल्टन का कॉमर्स, वो भी एक मास्क है, आर्केड्स वो भी मास्क है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन और डिस्कवरी इन अ ग्रीक ट्रेजेडी इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, बाकी तो हमने पढ़ ही लिया है ना। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रिकग्निशन एंड डिस्कवरी इन अ ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी में अगर ये मोमेंट आ जाए रिकग्निशन का या डिस्कवरी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि कोई प्राचीन ट्रेजेडी अगर है, उस पल को, उस मोमेंट को क्या कहेंगे, जब हीरो को किसी इम्पॉर्टेंट सच्चाई का पता चलता है और वो किसी को पहचान लेता है, तो उसे एनेग्नोरिसिस कहते हैं। एनेग्नोरिसिस ट्रेजेडी में वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब हीरो ना इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर बढ़ता है, यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है, ठीक है। उसे किसी छिपी हुई सच्चाई का पता चलता है, और अक्सर अपनी असली पहचान, किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान या अपनी सिचुएशन की रियलिटी के बारे में पता चलता है। तो ये मोमेंट अक्सर कहानी में एक बड़ा मोड़ लेता है, ठीक है। तो इसे भी हम इसे बोलते हैं एनेग्नोरिसिस। जैसे कि प्ले है ना इडिपस रेक्स में, जब इडिपस को पता चलता है कि उसने अनजाने में अपने पिता को मार दिया है और अपनी ही माँ से शादी कर ली है, तो वो होता है मोमेंट एनेग्नोरिसिस। बाकी ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राउड या घमंड, जो अक्सर हीरो के पतन का कारण बनता है, ये भी ग्रीक ट्रेजेडी का ही है। नेमेसिस क्या होता है, नेमेसिस मतलब होता है प्रतिशोध या दंड, जो ह्यूब्रिस के परिणाम स्वरूप मिलता है। यानी कि ह्यूब्रिस के, जब अगर किसी कैरेक्टर के अंदर ह्यूब्रिस आ जाए तो उसका पतन होता है, तो जो पतन का रिजल्ट मिलता है उसे नेमेसिस कहते हैं। पेरिपीटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अचानक भाग्य का अचानक पलटना।
नेक्स्ट पे आएंगे, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फॉर द प्रोटैगनिस्ट इन अ ट्रेजेडी। देखिए वही क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी में जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए ना भाग्य का पलट, यानी कि उसका भाग्य पलट गया अचानक। ट्रेजेडी में जब हीरो की अच्छी किस्मत अचानक बुरी किस्मत में बदल जाती है तो उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? उस मोमेंट को हम पेरिपीटिया कहते हैं। और ये कब आता है? ये एनेग्नोरिसिस के बाद ही आता है ये मोमेंट। जब हीरो को सच्चाई पता चलता है ना, तो ये सच्चाई पता चलने के बाद हीरो का जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, यानी कि उसकी बैड लक से गुड लक से वो बैड लक में पहुंच जाता है। ठीक है, ये वो मोमेंट होता है जब हीरो की सिचुएशन अच्छे से बुरे में बदल जाती है, और ये अक्सर एनेग्नोरिसिस के साथ उसके तुरंत बाद होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, जब कोई सफल राजा अचानक सत्ता खो देता है और गरीब हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ नॉवल टोल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स इज नोन एज। तो एक ऐसा नॉवल, ठीक है, उस नॉवल को क्या कहते हैं जिसकी कहानी लेटर्स के थ्रू बताई जाती है? उस नॉवल को क्या कहेंगे हम? तो उस नॉवल को हम एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। कौन सा नॉवल कहते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल। ये ऐसा नॉवल होता है ना जिसकी कहानी पूरी तरह से, या यूँ बोलो आंशिक रूप से, लेटर्स पे होती है, यानी कि पार्ट वाइज या पूरी कहानी लेटर्स के थ्रू बताई जाती है। लेटर्स के थ्रू या डायरी के थ्रू, ठीक है, डायरी के थ्रू, डायरी के पन्नों के थ्रू या अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सामने आती है। चाहे लेटर्स हो गया या डायरी के पेजेस वगैरह हो गए या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सामने आती है। इसे बोलते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। यहाँ इसका मतलब एपिस्टल मतलब क्या होता है? एपिस्टल, ठीक है, ध्यान रखना है। एपिस्टल, एपिस्टल मतलब ही होता है लेटर, ठीक है। और इससे कहानी ज़्यादा बहुत ही प्राइवेट लगती है, रियलिस्टिक लगती है। जैसे कि सैमुअल रिचर्डसन का पमीला जो है ना, ये आपका क्या है? एपिस्टोलरी नॉवल है। जैसे कि आप देख सकते हो ड्रैकुला, अरे उनका है ब्रैम स्टोकर का, है ना शायद, ड्रैकुला, तो वो भी है। बाकी पिकारेस्क नॉवल क्या होता है? ये एक शरारती या दुष्ट, यानी कि एक रोग हीरो की साहसिक कारनामों का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। गॉथिक नॉवल क्या होता है? इसमें मिस्टीरियस, डर, अलौकिक एलिमेंट्स होते हैं। हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है? ये पास्ट की किसी घटना या किसी पीरियड में सेटिंग होती है। अ नरेटर हुज क्रेडिबिलिटी इज कंप्रोमाइज्ड इज नोन एज, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट पे आएंगे, अ नरेटर हुज क्रेडिबिलिटी इज कंप्रोमाइज्ड इज नोन एज, ठीक है, मतलब उस कहानी सुनाने वाले को क्या कहते हैं जिस पर रीडर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, चीज़ों को गलत समझ रहा हो, या उसका नज़रिया ही पूरी तरह से बायस है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एन अनरिलायबल नरेटर। ऐसे नरेटर को हम क्या बोलेंगे? जिस पर ऑडियंस भरोसा ही नहीं करती, तो ऐसे नरेटर को हम एन अनरिलायबल नरेटर कहेंगे। ये क्या होता है? जो अनरिलायबल नरेटर होता है ना, ये ऐसा नरेटर होता है ना जिसकी कहानी पर रीडर सवाल उठा सकता है। ऐसा नरेटर या तो जानबूझकर धोखा दे सकता है, या वो ना समझ है, या बायस है, या कंफ्यूज्ड है, या मानसिक रूप से इनस्टेबल है। तो रीडर के इंडिकेशन के थ्रू नरेटर की जो इनक्रेडिबिलिटी का पता लगाना होता है, ये अक्सर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करेंगे ओमनिसेंट नरेटर क्या होता है, तो ओमनिसेंट नरेटर जो होता है ना, ये सब कुछ जानता है और आमतौर पर ये क्रेडिबिलिटी, मतलब ऑडियंस इस पर भरोसा करता है, मतलब क्रेडिबल होता है। और थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेटर क्या होता है? ये केवल एक कैरेक्टर का थॉट जानता है और आमतौर पर ये भी क्रेडिबल होता है, यानी कि इस पर भी विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेटर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नरेटर, इसका यूज़ ना ये बहुत ही क्रेडिबल होता है या इनक्रेडिबल, दोनों हो सकता है। ये मतलब ये इसमें क्या कर सकते हो, ये रिलायबल भी हो सकता है और अनरिलायबल भी हो सकता है, लेकिन ये शब्द केवल दृष्टिकोण यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, क्रेडिबिलिटी को नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द ऑल नोइंग पॉइंट ऑफ व्यू वेयर द नरेटर नोज द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर इज, उसे क्या बोलेंगे? कहानी सुनाने वाले उस तरीक़ों को क्या कहते हैं जिसमें कहानी सुनाने वाला जो नरेटर है वो कहानी के सभी कैरेक्टर की मन की बातें, उसकी इमोशंस के सब कुछ जानता हो। ऐसे नरेटर को हम क्या कहेंगे? मतलब एक ऐसा नरेटर जो कहानी सुना रहा हो और कहानी में जो कैरेक्टर है उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट को ये नरेटर जान रहा है अच्छी तरह से, तो ऐसे नरेटर कौन सा नरेटर के कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट, थर्ड या थर्ड पर्सन ओमनिसेंट, या देखिए ऑल कैरेक्टर्स की फीलिंग, थॉट को जानना, सब कुछ जानना, तो ऑल मतलब क्या हो गया? ओमनिसेंट। ओमनी मतलब ही होता है ऑल, तो
तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट हो गया, ये ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट ये जो नरेटर होता है ना, ये कहानी के बाहर होता है, और कैरेक्टर के लिए ये क्या यूज़ करेगा, जब ये कोई कहानी सुनाएगा ना तो ये वह करके बोलेगा, वह या वे, इसका यूज़ करेगा। और ऑमनीसेंट इसलिए हो गया ये क्योंकि ये किसी भी कैरेक्टर के दिमाग में झांक सकता है, जिसकी भी ये कहानी बता रहा है, और उनकी इमोशन, उनके थॉट को बता सकता है, कहानी में कहीं भी जा सकता है ये। अ लिटरेरी वर्क सेट इन एन आइडियलाइज परफेक्ट वर्ल्ड इज अ, इसे बताना है कि क्या होगा ये, ठीक है। एक लिटरेरी वर्क है जो एक क्या करता है, एक लिटरेरी वर्क को क्या कहते हैं, जिसकी कहानी एक ऐसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में होती है जो बिल्कुल आदर्श हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, इसे यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया क्या होता है ना, एक आदर्श, एक फिक्शनल, आप बोल सकते हो एक आइडियलिस्टिक या फिक्शनल समाज के बारे में होता है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, यानी कि कानून, सरकार, सामाजिक सिचुएशन सब कुछ परफेक्ट है। और ये जो शब्द है ना, ये जो यूटोपिया, ये जो टर्म है ना, ये थॉमस मूर की एक बुक है यूटोपिया से आया है। डिस्टोपिया क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, इसका अपोजिट है। ये एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो बहुत ही भयानक है, दमनकारी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सटायर मैंने बताया था। फेबल क्या होता है, ये भी ध्यान रखना। फेबल अक्सर भी छोटी सी कहानी होती है, मॉरल लेसन देती है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। फेबल को ही एपोलॉग कहा जाता है। लिटरेचर दैट इज इंटेंडेड टू टीच और इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, एक ऐसी लिटरेचर, ठीक है, उस लिटरेचर को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य ना ऑडियंस को कुछ सिखाना या फिर शर्मन देना या फिर मॉरल लेसन देना, ऐसे लिटरेचर को हम क्या कहेंगे, डिडैक्टिक, लिरिकल, ड्रामेटिक, पिडेंटिक। तो ऐसे लिटरेचर को हम डिडैक्टिक बोलते हैं। डिडैक्टिक मतलब ही होता है शिक्षाप्रद। ये जो डिडैक्टिक होता है लिटरेचर का उद्देश्य क्या होता है, इंटरटेन के साथ साथ मॉरल, रिलीजियस और प्रैक्टिकल लेसन देना होता है। डिडैक्टिक का मतलब ही होता है सिखाने से रिलेटेड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी लिरिकल जो है ना, लिरिकल मतलब क्या होता है, लिटरेचर इमोशन को, ये क्या करता है ना, लिटरेचर इमोशन की जो एक्सप्रेशन पर सेंटर्ड होता है। अक्सर ये कैसी होती है, बहुत ही लिरिकल लैंग्वेज में होती है। ड्रामेटिक क्या होता है, ये जो होता है ना, ये लिटरेचर डायलॉग और परफॉर्मेंस के माध्यम से कहानी रिप्रेजेंट करता है। पिडेंटिक क्या होता है, पिडेंटिक का मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान बनना या फिर नियमों पर ज़्यादा जोर देना, अक्सर नेगेटिव मीनिंग में। A recurring symbol, element, an image, idea or theme in literary work is motif, cliché, metaphor या ट्रॉफी। इसका बताना है क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिटरेचर में किसी सिंबल, किसी थॉट, किसी इमेज, किसी थीम को क्या कहते हैं जो कहानी में बार बार आता है और उसकी मीनिंग को डीप करता है, गहरा करता है। कहानी में बार बार आएगा वो चीज़ें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोटिव, क्लेश या फिर मेटाफर, ट्रॉफी। तो देखिए उसे हम मोटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटिव। मोटिव क्या होता है, मोटिव मतलब होता है रिकरिंग, बार बार आने वाला एलिमेंट। ये एक ना, एक ऑब्जेक्ट, एक साउंड, एक थॉट, एक कलर या कोई पैटर्न हो सकता है जो किसी लिटरेचर वर्क के मुख्य थीम को क्या करता है, डेवलप करता है या उसे रिवील करने में मदद करता है। बार बार आना, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ में आप देखोगे ना, खून और अंधेरे का बार बार आना, तो ये मोटिव है। ये क्या दिखाता है कि गिल्ट और बुराई को दिखाता है, तो ये मोटिव है, यानी कि जो बार बार आता है, कोई ऐसा एलिमेंट जो प्ले में बार बार आता हो, ठीक है। क्लिश क्या होता है, ये घिसा पिटा, बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड किया गया फ्रेज या कोई थॉट या कोई वर्ड। मेटाफोर क्या होता है, लाइक और एज। ट्रॉफी क्या होता है, ये एक जनरल वर्ड है जिसका विच मीन्स किसी फिगर ऑफ स्पीच की या कोई लिटरेरी डिवाइस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एन यूनिवर्सल सिंबल और कैरेक्टर टाइप दैट अपीयर्स इन वर्क्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, द हीरो, द मेंटोर, द ट्रिकस्टर इज। इसे क्या कहेंगे, एक यूनिवर्सल मतलब उन यूनिवर्सल कैरेक्टर, सिंबल्स या सिचुएशन को क्या कहते हैं जो दुनिया भर की कहानियों या मिथ में बार बार पाए जाते हैं। जैसे हीरो का सफ़र, जैसे मेंटोर यानी कि बूढ़ा बुद्धिमान जो कैसा होता है, मेंटोर होता है। जैसे कि ट्रिकस्टर, धोखेबाज, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप, आर्केटाइप, प्रोटैगनिस्ट या स्टॉक कैरेक्टर। तो ध्यान रखना, उसे हम आर्केटाइप कहते हैं। एन आर्केटाइप क्या होता है, आर्केटाइप का जिसे हम मतलब इसका एक ओरिजिनल पैटर्न है या एक यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल क्या बोल सकते हो आप इसको, एक सिंबल है जिससे ना
दूसरी सभी चीज़ें कॉपी की जाती हैं। जैसे कि लिटरेचर में एक ऐसा कैरेक्टर हो, जैसे हीरो हो या विलन या माँ, उसको सिंबॉलिक किया जाए पानी, सांप या सिचुएशन, जैसे खोज, जन्म, डेथ हो सकता है। जैसे हम अलग अलग संस्कृतियों की कहानियों में पहचानते हैं, क्योंकि ये मानव अनुभव का एक बुनियादी पार्ट माना जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्केटाइप। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है ना, ये आप किसी भी कहानी ला दो, ये जो मिथ है ना, ये बार बार पाए जाते हैं। जैसे कोई भी कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें हीरो का सफ़र दिखाया जाएगा, शरारती धोखेबाजी जरूर दिखाई जाएगी। ये चीज़ें बार बार आना, इसे बोलते हैं आर्केटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा सरल दिखाना, और अक्सर ये कैसा होता है, बायस कॉन्सेप्ट या इमेजेस होता है। ठीक है, बाकी स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल, आसानी से पहचाने जाने वाला कैरेक्टर होता है, जैसे कि कंजूस, बूढ़ा, बातूनी, नौकर। आर्केटाइप ज़्यादा गहरे होते हैं, वो थोड़ा यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम होता है, लेस होता है। तो आर्केटाइप भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द मिस्टेकन यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस आर सिमिलर साउंडिंग वन, ऑफन विद द ह्यूमरस इफेक्ट, एलिगरी फॉर एलिगेटर। इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो याद रखना है, जब कोई पर्सन गलती से किसी वर्ड की जगह उससे मिलती जुलती आवाज़ वाला, या उससे मिलती जुलती साउंड वाला, या गलत मीनिंग वाला शब्द यूज़ कर ले, उससे मिलता जुलता वो गलत वर्ड यूज़ कर ले, जिसका अक्सर हंसी आती है, जिस पर अक्सर क्या होती है, हंसी आती है, उसे क्या कहते हैं? मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म सिंपल है, जहाँ बोलने वाले अनजाने में किसी सही शब्द की जगह उस जैसे मिलती जुलती या गलत शब्द का यूज़ कर ले, तो इसे बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। और ये नाम कहाँ से आया था? तो इसका नाम शेरिडन का एक प्ले था ना, शेरिडन द राइवल्स के कैरेक्टर मिसेस मैलाप्रॉप के नाम पर पड़ा, जो ऐसी गलतियाँ अक्सर करता था। ठीक है, जैसे बोलना इलेक्ट्रॉक कॉलेज की जगह, जैसे उसने कहा जैसे इलेक्ट्रिकल कॉलेज बोलना था, इलेक्टोरल कॉलेज की जगह इलेक्ट्रिकल कॉलेज, या बोलना था एलिगरी, बोल दिया एलिगेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं हम। बाकी स्पूनरिज्म मैंने बताया था, शब्दों की शुरुआती कोई लेटर हो गया, साउंड हो गया, आपस में बदल जाना। न्यूलोजिज्म क्या होता है? न्यूलोजिज्म एक नया कॉइन किया गया शब्द होता है। न्यू मतलब ये होता है न्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पूनरिज्म इज जस्ट, अभी मैंने बताया, तो स्पूनरिज्म क्या होता है? बोलने में होने वाली एक गलती, जिसमें किसी फ्रेज में दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआती साउंड या लेटर आपस में बदल जाते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसका नाम रेवरेंड विलियम स्पूनर के नाम पर पड़ा था, जो ऐसी गलतियां करने के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे शोविंग लियोपार्ड, यानी कि इसकी जगह लविंग शेफर्ड बोल दो। बैड शैलेड की जगह शैड बैलेड बोल दो, जैसे मैंने कहा, अभी समझ में आ जाएगा। बैड शैलेड की जगह पे इसको क्या बोल दो? शैड बैलेड। इस तरह की गलती करना उसे स्पूनरिज्म कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अब देखेंगे द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड, इसे न्यूलोजिज्म बोलेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड, इसे क्या बोलते हैं? न्यूलोजिज्म। और ओवर यूज ट्राइट एक्सप्रेशन, घिसी पिटी कोई फ्रेज है उसको यूज़ करना, तो क्लीशे बोलेंगे। ठीक है, और माइल्ड वर्ड यूज टू रिप्लेस अ हार्श वन, हार्श वर्ड की जगह पे माइल्ड वर्ड का यूज़ करना, इसे यूफेमिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है एस्थेटिसिज्म, और द मोटो आर्ट फॉर आर्ट सेक इम्प्लाइज दैट आर्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना एस्थेटिसिज्म, या इसका मोटो जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक इम्प्लाइज दैट आर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कला क्या होता है, आर्ट क्या होता है। तो एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट है, ये आर्ट फॉर आर्ट सेक का एक थॉट का क्या मतलब है, यानी कि आर्ट के बारे में ये क्या कहता है। तो याद रखना, जो एस्थेटिसिज्म है ना, ये 19वीं सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सेंचुरी का एक आर्ट मूवमेंट था, जिसका मानना ये था कि आर्ट का एकमात्र उद्देश्य सुंदरता पैदा करना है, यानी कि ब्यूटी को पैदा करना है। आर्ट को किसी मॉरल, किसी सोसाइटी या किसी पॉलिटिकल उद्देश्य को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट का जो वैल्यू है वो उसकी अपनी सुंदरता में ही है, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि ब्यूटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से सुंदर, और किसी भी यहाँ पे नीड्स नो अदर जस्टिफिकेशन। ठीक है,
द क्वालिटी इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ओके बाकी तो हो गया ना। द क्वालिटी इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर आर्ट दैट इवोक्स पिटी, शोरो एंड टेंडरनेस इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी कहानी, किसी पोइट्री, किसी आर्ट की उस क्वालिटी को क्या कहते हैं जिसे देखकर पढ़कर ऑडियंस या रीडर के मन में क्या जग जाता है, पिटी, शौरो या टेंडरनेस की भावना पैदा होती है, उसे बोलते हैं पैथोज। क्या बोलते हैं? पैथोज। पैथोज क्या होता है? पैथोज ना ऑडियंस या रीडर में दया या सिंपैथी या दुख की इमोशन को जगाने की एक कला होती है। राइटर क्या कहता है ना, कैरेक्टर की दुख या कोई अनफॉर्चून या कोई कमजोरी दिखाकर पैथोज रिलीज करता है। ये ऑडियंस को ना इमोशनली रूप से जोड़ने का तरीका है। जैसे कोई मूवी है ना, मूवी में कोई इमोशनल सीन दिखा दिया तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं ना, तो ये हमारा पैथोज है, यानी कि हमारी पिटी, शौरो, टेंडरनेस बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों? ताकि राइटर दिखाने की कोशिश करता है, और इस तरह जब होता है ना तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो कैरेक्टर से हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। पैथोज क्या होता है? पैथोज मतलब अचानक, सीरियस से रिडिकुलस या किसी ट्रिवियल बात पर उतर आना, जिसे हम एंटी क्लाइमेक्स भी कहते हैं। इथोज क्या होता है? इथोज स्पीकर या राइटर की क्रेडिबिलिटी या कैरेक्टर को रेफर करता है। लोगोस क्या होता है? लोगोस मतलब किसी तर्क या तर्कसंगत अपील को रेफर करना। ठीक है। ये जो इथोज, पैथोज, लोगोस, ये सब रिटोरिक के 3 मुख्य एलिमेंट हैं। पैथोज इज अ लिटरेरी टर्म फॉर, तो पैथोज अभी जस्ट मैंने बताया है, एक एंटी क्लाइमेक्स है, सडन रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द सबलाइम टू द कॉमन प्लेस। ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। पैथोज तब होता है ना जब कोई राइटर या कोई स्पीकर किसी सीरियस या किसी बहुत हायर थीम पर बात करते करते अचानक किसी बहुत ही ट्रिवियल, किसी बहुत ही जनरल या किसी रिडिकुलस बात पर उतर आता है, और ये जानबूझकर कॉमिक के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये जानना है। या अनजाने में होने पर ये राइटिंग की कमी मानी जाती है, तो ये एक प्रकार का एंटी क्लाइमेक्स भी है। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन के विपरीत प्रभाव पैदा करना। पैथोज और एंटी क्लाइमेक्स में बस इतना फ़र्क है, पैथोज में जो राइटर होता है ना वो जानबूझकर आता है, नहीं सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। पैथोज में जो राइटर होता है ना वो किसी ऊंचे विषय से रिडिकुलस की तरफ आता है तो अनजाने में आता है, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में ना जानबूझ के लाता है। जैसे मैंने कहा, उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी नई साइकिल खो दी। पत्नी बच्चों तो समझ में आ रहा है, सीरियस बात है, लेकिन साइकिल का ये हो गया पैथोज। अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताना है, आज तो मैंने समझा दिया ना 4 ऑप्शन, लेकिन नेक्स्ट में हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं ले सकते ना 50 क्वेश्चन पे। एक बहुत ही हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जब किसी वर्ड्स या साउंड के मेल में सुनने में थोड़ा हार्श लगे, कठोर लगे, कर्कश लगे, अनप्लीजेंट लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कैकोफनी कहते हैं। कैको मतलब ही होता है हार्श, कैकोफनी बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कर्कश साउंड होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पोएट अक्सर ना इसमें क्या करता है, एक विस्फोटक यानी कि आप बोल सकते हो कॉन्सोनेंट का यूज़ करता है, जानबूझकर छोटा जो वावल साउंड का उसका यूज़ करके जानबूझकर कैकोफनी पैदा करता है, जैसे कि का, टा, ये सारी चीज़ें। चलिए, कैकोफोनी इज़ करेक्ट। बाकी यूफोनी जो है ना इसका जस्ट उल्टा है, इसमें स्वीट मेलोडी प्लेजेंट साउंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे द यूज़ ऑफ प्लेजेंट हार्मोनियस साउंड, तो ये आपका यूफोनी हो गया, याद रखना है। ये आपका क्या हो गया? यूफोनी हो गया। यूफोनी का मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब अच्छा, गुड। अब फनी मतलब होता है, फनी का मतलब होता है साउंड, तो अच्छा साउंड। कैको का मतलब बैड होता है, कैको का मतलब क्या होता है? बैड होता है। फनी मतलब साउंड, बैड साउंड, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ये हो गया ना। गॉथिक लिटरेचर इज कैरेक्टराइज बाय, तो लिटरेचर में जो गॉथिक है, गॉथिक लिटरेचर की क्या विशेषता है? गॉथिक लिटरेचर में अक्सर क्या होता है? देखिए, ध्यान रखना, गॉथिक लिटरेचर में क्या होता है? अक्सर डरावना या रहस्यमय माहौल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो स्टोरीज होती है वो आमतौर पर बहुत ही ओल्ड या बहुत उदास जगह, जैसे कोई खंडहर महल है, अंधेरे जंगल में इसकी स्टोरी की जाती है, वहाँ पे जाके परफॉर्म किया जाता है। इसमें ताकि टेरर हो या फिर फियर आए, टेरर आए, ये सारे चीज़ें, अलौकिक घटनाएं हों, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हो, भूत पिचास, श्राप वगैरह, छिपे हुए मिस्टीरियस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एन ओड इज अ लिरिक पोएम दैट इज, ठीक है, एन ओड इज अ लिरिक पोएम दैट इज। तो जो ओड है किस प्रकार की पोएम है, तो ओड ना एक प्रकार की लिरिक यानी कि एक प्रकार की लिरिक पोइट्री होती है जो सीरियस और फॉर्मल स्टाइल में लिखी जाती है। यह आमतौर पर किसी स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कोई हीरो हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कोई क्लश हो गया या कोई जगह हो गई या कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो गया, जैसे कोई खुशी है, ड्यूटीज़, इसको एड्रेस करता है या उसकी तारीफ़ करता है या उस पर गंभीर चिंतन करता है। तो ये अक्सर बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फॉर्मल एलेबोरेट पोएम होती है एड्रेसिंग किसी पर्सन की एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लेमेंट फॉर द डेड एलिजी है, ठीक है। बाकी अ शॉर्ट ह्यूमरस वर्ड्स, ये लैमरिक है, लाइमरिक, या आप इसे वो भी बोल सकते हैं, एपिग्राम भी बोल सकते हो। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये एपिक भी हो सकता है, बैलेड भी हो सकता है। अ पेस्टोरल एलिजी इज अ पोएम दैट, तो पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, ध्यान रखना है। पेस्टोरल एलिजी जिसे हम शोक गीत कहते हैं, जो किसी डेथ पर ही होती है, लेकिन ऐसा पेस्टोरल यानी कि ग्रामीण शेफर्ड के जीवन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। पेस्टोरल लेमेंट्स ऑफ द डेथ, ये करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट। द रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर इम्फेसाइज, तो लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट किस पे जोर देता है, रोमांटिक जो मूवमेंट है यानी कि रोमांटिक मूवमेंट के जो राइटर थे वो किस पे जोर देते थे। रोमांटिक मूवमेंट लगभग 18वीं सेंचुरी के लास्ट और 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक, ये लोग ना लॉजिक, इंटेलेक्चुअल, इसके बजाय इन्होंने इमोशन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन पर जोर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आम आदमी के लाइफ पर, नेचर की सुंदरता पर, नेचर की ब्यूटी, पावर, पास्ट, स्पेशली मिडिल एज के प्रति इनका काफ़ी आकर्षण था, ठीक है। बाकी इन्होंने तर्क, बुद्धि, सामाजिक व्यवस्था है जो क्लासिसिज्म का था, इस पर जोर नहीं दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। द मेटाफिजिकल पे आ जाएंगे। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर नोन फॉर देयर यूज़ ऑफ, तो मेटाफिजिकल किस यूज़ के लिए जाने जाते थे। तो जो मेटाफिजिकल थे ये 17वीं सेंचुरी के पोएट का ग्रुप है, ठीक है। और इनकी पोइट्री की मुख्य खासियत ये थी कि इनकी पोइट्री, जैसे कि जॉन डन, इसमें जो राइटर है ना, कई राइटर का ग्रुप है, जॉन डन हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, एंड्रयू मार्वल हो गए, ये सब अपनी पोइट्री में ना इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिकता, विट या अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन करते थे, यानी कि कंसीट। तो ये सब कंसीट करने वाले जाने जाते थे, जिन्हें कंसीट कहा जाता था। तो ये अक्सर ना लव, रिलीजियस, ये जैसे थीम पर अपने तर्कपूर्ण, दार्शनिक ढंग से लिखते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे इंटेलेक्ट, विट एंड कंसीट का यूज ये लोग करते थे। कंसीट क्या होता है, तो ध्यान रखना है, जो कंसीट है ना, एक एलाबोरेट एक्सटेंडेड मेटाफर दैट मेक्स अ सरप्राइजिंग कंपैरिजन होता है। जो कंसीट होता है एक विशेष प्रकार का रूपक ये भी होता है, मेटाफर होता है, इसमें भी कंपैरिजन ही होती है, लेकिन विस्तृत वे में होती है, यानी कि एक्सटेंडेड वे में होती है। ये दो बहुत ही अलग अलग अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच एक बहुत ही विट या आश्चर्यजनक तुलना की जाती है। जैसे कि जॉन डन की पोइट्री है ना, एक अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इसमें इन्होंने क्या किया है, दो लवर्स की आत्माओं की तुलना गणित के, मैथमेटिक्स के कंपास के दो पैरों से किया है। तो इस तरह का इनका है कुछ दकियानूसी कंपैरिजन, ठीक है। अ शॉर्ट विटी सेइंग, ये एपिग्राम है। अ कैरेक्टर फैटल फ्लॉ, ये हेमार्शिया है। अ फीलिंग फॉर एक्सेसिव प्राइड, तो ये आई थिंक ये जो है ना, ये ह्यूब्रिस है। अ नॉवल दैट रियलिस्टिकली पोर्ट्रे द सीमी साइड ऑफ लाइफ ऑफन फोकसिंग ऑन द लोअर क्लासेस एंड सोशल प्रॉब्लम्स इज, उस नॉवल को क्या कहते हैं जो जीवन के कठोर अनप्लीजेंट सच्चाइयों को दिखाता है, स्पेशली जो गरीब हैं, जो लोअर क्लास के लोगों के जीवन, सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, अपराध, इस पर ध्यान होता है। उस नॉवल को हम क्या कहते हैं, तो उस नॉवल को हम नेचुरलिस्ट नॉवल कहते हैं। ये ध्यान रखना, नेचुरलिस्ट नॉवल जो होता है ना, इसे रियलिज्म में बोलते हैं। रियलिज्म ये एक प्रकार का फॉर्म होता है, ये मानता है कि जो ह्यूमन का लाइफ है, यानी कि ह्यूमन की जो लाइफ है, उसकी जो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, सामाजिक सिचुएशन पर कंट्रोल होता है और लोगों के स्वतंत्र इच्छा बहुत कम होती है। तो ये अक्सर जीवन के अंधकारमय या अनप्लीजेंट, इन सारी चीज़ों को कवर करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इंटीरियर मोनोलॉग इज अ नैरेटिव टेक्निक दैट, तो इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, ठीक है।
रोमांस मैंने बताया था, रोमांस अक्सर कैसा होता है, बहुत ही आइडियलिस्टिक होता है, साहसिक होता है, काल्पनिक होता है। सेंटिमेंटल नॉवल क्या होता है, ये एक्सेसिव इमोशंस और सदाचार पर जोर देता है, ठीक है। नॉवल ऑफ मैनर्स क्या होता है, ये एक स्टोरी डिवाइस होती है, सॉरी, नॉवल ऑफ मैनर जो होता है ना, ये अपर मिडिल क्लास के सामाजिक रीति रिवाज को पोर्ट्रे करता है। इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, नैरेटिव में। तो इंटीरियर मोनोलॉग कहानी कहने की कौन सी डिवाइस है, तो इंटीरियर मोनोलॉग जो हो ना, ये एक नैरेटिव डिवाइस है जिसमें राइटर क्या करता है, ऑडियंस को सीधे किसी कैरेक्टर के मन में चल रहे थॉट, इमोशंस, ठीक हो, इमोशंस की धारा में ले जाता है, जैसे कि वो घटित हो रहे हैं, यानी कि जैसे घटना घट रही हो। ये अक्सर बहुत ही कैसी होती है, मतलब इसमें ना ग्रामर का नियमों का पालन नहीं होता, ठीक। वैसे ही हमारे थॉट्स, मतलब जैसे हमारे थॉट्स चल रहे हैं हमारे दिमाग में, वैसे ही राइटर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ना कोई फुल स्टॉप है ना कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रीडर के मन में जो सीधे झलक आ रही है उसी सीधे को दिखाना। तो इसे कभी कभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ा जाता है, जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है कभी कभी, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कभी यही सेम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कैरेक्टर के थॉट को सीधे रिप्रेजेंट करना, जैसे कि रीडर उन्हें सुन रहा हो, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लासेस ज़्यादा मतलब लेंदी हो गई हैं, क्योंकि मैंने अब एक्सप्लेन थोड़ा कम करूँगी। आप लोग ज़रूर बताना कि 4 ऑप्शन ना एक्सप्लेन किया जाए, तो हम जल्दी कर लेंगे। चलिए बाय बाय। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें भाई, आप लोग लाइक किया करें, शेयर करें, कम से कम फीडबैक तो दिया करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।